प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह शिक्षण शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए केंद्रित है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के अंतर्गत जागरण सुधार काल पर चर्चा हो रही थी। जागरण सुधार काल, जिसकी समयावधि सन 1900 से 1918 तक मानी जाती है, इसमें स्वच्छंदतावादी धारा के जो कवि थे उन पर विवेचन हो चुका था। आज हम अनुशासनवादी धारा के जो कवि हैं, जिनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, नाथू शंकर शर्मा, रामचरित उपाध्याय तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि कवि अनुशासनवादी धारा के अंतर्गत आते हैं। आज का विवेचन मैथिली शरण गुप्त, जो अनुशासनवादी धारा के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है, इन पर विवेचन केंद्रित होगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव नामक गांव में, जो झांसी जिले के अंतर्गत आता है, उसमें हुआ था। इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त के पिता सेठ रामचरण गुप्त राम भक्त एवं कविता प्रेमी थे। इस प्रकार राम भक्ति और कविता रचने की प्रेरणा उनको विरासत में मिली। उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रिय, सादगी प्रिय एवं स्वाभिमानी व्यक्तित्व थे। वे भारतीय राज्यसभा में वर्षों तक सदस्य के रूप में नामित रहे, मनोनीत रहे। वे अपने युग वैष्णवता और खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी प्रारंभिक कविताएं कोलकाता से निकलने वाले वैश्यो उपकारक नामक पत्र में प्रकाशित हुईं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर 1906 ईस्वी से उनकी कविताएं सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। द्विवेदी जी उनकी कविताओं में यथोचित संशोधन भी कर दिया करते थे और मैथिली शरण गुप्त जी गुरु भाव से उसे स्वीकार भी कर लिया करते थे। गुप्त जी ने जीवन को उसकी समग्रता में ग्रहण किया है और उनकी संवेदना बड़ी व्यापक है। पैतृक संस्कारों से उन्हें वैष्णवता प्राप्त हुई है, किंतु अपने उदार विचारों के कारण उसे कभी संकीर्ण और सांप्रदायिक नहीं बनने दिया। वे राम के भक्त हैं, किंतु उनके राम पहले आदर्श मनुष्य हैं, उसके बाद ईश्वर। वे स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आते हैं, बल्कि इस धरती को ही स्वर्ग बनाने की कामना करते हैं। वे वनवासियों को नागरिकता का पाठ पढ़ाते हैं। उनका कनु कृष्ण कुंज में अकेला बैठकर भावी जीवन के विचार निश्चित करता है। उनका बलराम युवा शक्ति को सांस्कृतिक क्रांति में नियोजित करता है। इस प्रकार वे धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक पात्रों को नई युग के भावबोध का संवाहक बनाते हैं। भारत के सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान एवं समायोजन उनकी कृतियों में हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने
मार्क्स की पुत्री जैनी पर भी रचना की। जैनी नामक काव्य की रचना करके उन्होंने पाठकों को चकित कर दिया। प्रबंधकार के रूप में गुप्त जी को विशेष ख्याति मिली। अपने लगभग 60 वर्षों के रचना काल में उन्होंने लगभग 50 कृतियों की रचना की, जिसमें प्रबंध काव्यों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य गुप्त जी ने ही लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां निम्न प्रकार हैं। रंग में भंग, जिसका प्रकाशन सन 1909 में हुआ था। पंचवटी, जयद्रथ वध, सिद्धराज, नहुष, विष्णुप्रिया, ये सभी खंड काव्य हैं। साकेत, द्वापर, जय भारत, ये महाकाव्य हैं। यशोधरा गद्य पद्य पर मिश्रित चंपू काव्य है। अनग, ये नाट्य काव्य है। झंकार छायावादी शैली का गीत काव्य है। भारत भारती गुप्त जी की कीर्ति का आधार है। इसकी रचना 1912 ईस्वी में हुई थी। इसके माध्यम से कवि ने भारतीय जागरण का शंखनाद किया, अपनी राष्ट्रीय भावना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। स्वर्णिम अतीत को स्मरण कर वर्तमान की विषमता के प्रति भारतीय जनता का ध्यान आकृष्ट किया और सुखद भविष्य का सपना भी देखा। आप उनकी पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। देश के प्रति प्रेम और गर्व की अभिव्यक्ति उनके खंड काव्यों में मिलती है। इसी के कारण देश की जनता ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। भारत भारती की अनेक पंक्तियां भारतीय शिक्षित जनों के कंठ में विराजमान रहती थीं और इसी कारण इस कृति को भारतीय मुक्ति आंदोलन की गीता कहा गया है। उनके विषय चयन का आधार पुराण और इतिहास है, जिसे उन्होंने नए युग के अनुसार ढाला है और राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप प्रदान किया है। तुलसी की भांति मैथिली शरण गुप्त भी पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं। वे जानते थे कि परिवार के सुख सौहार्द में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः अपने काव्यों में उन्होंने नारी की गरिमा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। भारत भारती के बाद अपने सबसे महत्वपूर्ण दूसरे महाकाव्य साकेत में युगों युगों से लांछित कैकेयी को आत्मग्लानि और ममता की आंच में तपाकर जैसे कुंदन बना दिया है। उपेक्षिता उर्मिला को प्रेयसी पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। राम और सीता जैसे चरित्रों की उपस्थिति में उर्मिला को साकेत की मुख्य नायिका बना देने का बूता मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों में ही हो सकता है। इस प्रकार द्वापर की कुब्जा का और विष्णुप्रिया का यह कथन देखने लायक है। प्रबंध काव्यों की रचना के साथ साथ गुप्त जी मुक्तक काव्य की रचना भी करने में सफल रहे हैं। इन मुक्तकों में गीत, प्रगीत, शोक गीत आदि के विविध रूप दृष्टिगत होते हैं। झंकार में इनकी छायावादी शैली की रचनाएं संग्रहित हैं। उन्होंने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन के मेघनाथ वध काव्य का अनुवाद अतुकांत कविता में किया है, जो काव्या अनुवाद का प्रतिमान बन गया है। प्रबंध काव्यों में
उनके संवादों में विद्यमान वाक चातुरी और नाटकीयता की आलोचना ने सराहना की है। खड़ी बोली की अमिधा शक्ति का पूर्ण निखार तो उनकी काव्य कला में ही मिलता है। लक्षणा व्यंजना का चमत्कार भी स्थान स्थान पर देखा जा सकता है। संस्कृत के वर्णवृत्तों के साथ साथ हिंदी के अपने मात्रिक छंदों और कुछ उर्दू छंदों का प्रयोग भी उन्होंने सफलता के साथ किया है। हरि गीतिका उनका प्रिय छंद रहा है। उनकी तुकबंदी भाषा के अनगढ़पन और कथानकों की अव्यवस्था को लेकर आलोचकों ने उनके काव्यों के दोषों की ओर भी संकेत किया है, किंतु इससे खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का उनका योगदान कम नहीं हो जाता। निश्चित रूप से गुप्त जी भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता हैं। राष्ट्र प्रेम उनकी कविताओं में सर्वत्र प्रदर्शित होता है, सर्वत्र हिलोरे लेता है। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, बारदौली, स्वराज्य की अभिलाषा, भारत का झंडा, हरिजन उद्धार, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, विदेशी शासन का अत्याचार आदि विषयों पर रचनाएं की। आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने गुप्त जी के काव्य व्यक्तित्व को बहुत कम शब्दों में उजागर करते हुए उचित ही लिखा है। साधारण बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी के जातीय मात्रिक छंद, गृहस्थ जीवन में प्रचलित पौराणिक आख्यान और कुल मिलाकर अपनी साधारणता में विनम्र आत्मविश्वास, ये ही वे बुनियादी तत्व हैं जिनसे मैथिली शरण गुप्त का रचनात्मक व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। हिंदी के बड़े कवियों में उनकी रचना होती है। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गुप्त जी एक आधार स्तंभ है। आज बस इतना ही, कल दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।